हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और कनीय सहायक सभी के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कारक को हम देखेंगे आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कारक का आज के क्लास में हम द एंड कर देंगे और बढ़िया तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो अंतिम 50 दिनों का जो महासंग्राम है उसको जरूर देखना। 2 से 3 क्लास है जो कि अभी तक उसमें आनी बाकी है, बाकी मैंने आप लोगों को करा दिया है 45-46 क्लास। अगर आप कनीय सहायक की तैयारी करना चाहते हैं तो कनीय सहायक के लिए भी स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, तो आप लोग उनको भी देखना। और अंतिम समय है तो आप लोग करंट अफेयर और रीजनिंग भी जरूर देखना, मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो पटवारी लेखपाल वाले यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अंतिम समय में आप लोग रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो रीजनिंग की क्लास है उसको जरूर देखना। वहाँ से आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर भी आप लोगों के एग्जाम में आएगी, तो आप लोग उनको भी जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कारक की बात करें तो देखो, इस चीज़ को हम समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और 8 कारक मैंने लिख रखे हैं। अभी हम लोगों को इनको देखना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि 8 कारक होते हैं और कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या विभक्तियाँ हैं, क्या चिन्ह हैं, हर एक चीज़ को अभी हम पढ़ेंगे। विभक्ति को ही परसर्ग भी बोला जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा परसर्ग। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम समझते हैं कारक क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये सारी बातों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पर अगर हम बात करें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हम सभी ने पढ़ ली हैं। अभी तक जितने भी क्लास हो रखी है उनमें हमने पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग जरूर पढ़ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तभी ये टॉपिक है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर हम बात करें संज्ञा और सर्वनाम की, तो नाम होते हैं ये, और किसी के नाम के स्थान पर जो भी शब्द लगा दिया जाएगा उसको सर्वनाम कहते हैं। और ये जो संज्ञा और सर्वनाम है, इनकी जो भी विशेषता बताई जाएगी उसको विशेषण कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनके पीछे से ना लगा रहता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इतना ओवरव्यू है जो कि आप लोग समझ लो। उसके बाद हम इस उदाहरण पर आते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिया क्या होगी, संज्ञा क्या होगी, सर्वनाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके आते हैं। राम कोई एक नाम है किसी व्यक्ति का, तो ये क्या होगी, संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई, इसमें संज्ञा हो गई। ने कोई ऐसी संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। आगे चलते हैं, रावण भी कोई नाम है, इसलिए ये भी क्या होगी, एक संज्ञा हो गई। को तीर भी एक प्रकार का क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तीर भी क्या है, संज्ञा हो गई। ये भी हम लोगों ने देखा था संज्ञा में। अब यहाँ पर देखो, ये मारा, ये जो मारा है ये क्या होगा, तो मारा जो शब्द बना है वो मारना से बना है। मारना का अगर मैं विकार उत्पन्न करूंगा तो मारना से ही बना है मेरा मारा, और ये मारना क्या हो गया, एक प्रकार की क्रिया हो गई। ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को, उदाहरण को फिर से पढ़ते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। तो किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। यानी कि ये जो राम और रावण हैं वो किससे संबंध हो रहे हैं, इस मारने से। इस मारने का संबंध कौन बता रहा है, राम और रावण बता रहे हैं। ठीक है, राम ने तो मारा, लेकिन किसको मारा, रावण को। तो इनका संबंध जो है वो क्रिया से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर संज्ञा और सर्वनाम, जो भी संज्ञा और सर्वनाम है, अगर उनका संबंध हमको क्रिया से देखने को मिलता है तो वही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो ये कारक की डेफिनेशन है। अगर हम इसमें इन शब्दों को ना लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पर ने नहीं लगाया, को और से, अब हम इसको पढ़ें, राम रावण तीर मारा, क्या कोई अर्थ निकल रहा है इसका, क्या कोई अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या वाक्य है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ने लगा दूँ, यहाँ पर ने लगा दूँ, रावण को तीर से, अगर मैं ये शब्द लगा दे रहा हूँ, जैसे मैंने ने लगाया, को लगाया और से लगाया,
इन शब्दों के लगाने से हमारा एक वाक्य है जो कि अर्थपूर्ण बन गया है। अब इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा, ये देखो राम को क्रिया से जोड़ा है, संज्ञा को क्रिया से जोड़ा है, तीर को क्रिया से जोड़ा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या फिर संज्ञा सर्वनाम का संबंध हम ये क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विभक्ति या फिर परसर्ग। विभक्ति या फिर परसर्ग। विभक्ति और परसर्ग एक ही शब्द है, एक ही काम है इनका, और एक काम के दो नाम हैं, विभक्ति और परसर्ग। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि विभक्ति परसर्ग क्या होती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये जो संज्ञा सर्वनाम है इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, कारक कह देते हैं। जैसे राम ने, तो यहाँ पर ये जो विभक्ति और कारक और संज्ञा को मिलाकर जो भी यहाँ पर वाक्य बन रखा है, इस संज्ञा और विभक्ति को मिलाकर ये राम ने बना है, तो ये राम ने क्या हो गया, एक प्रकार का कारक हो गया। इसी प्रकार रावण को भी एक कारक हो गया। अब कौन सा कारक होगा ये अभी हम देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तीर से, तो ये तीर से भी एक क्या हो गया, कारक हो गया। अब कौन से कारक होंगे ये हम देखेंगे। कारक होते हैं 8। कारक कौन से होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक हैं। इन कारकों के साथ जो भी शब्द लगाए रहेंगे, जिनके साथ ये क्रिया का संबंध बताएंगे, उनको हम कहते हैं विभक्ति या फिर परसर्ग। आपको जहाँ पर भी कर्ता के साथ ने दिखेगा या फिर बिना कोई चिन्ह अगर है, इसको भी हम देखेंगे अभी बिना चिन्ह का किस प्रकार से बन सकता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखो। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, के वास्ते या फिर को देने के अर्थ में, ये इसका अपवाद है, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि कर्म को भी यहाँ पर को आ रहा है, कर्म के साथ भी को आ रहा है और संप्रदान के साथ भी यहाँ पर को आ रहा है। तो इनमें क्या अंतर हो सकता है इसको भी हम देखेंगे, जो कि संप्रदान का एक क्या होगा, अपवाद होगा। अपादान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विभक्ति लगेगी से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर जो विभक्ति लगेगी वो लगेगी से, और ये क्या करेगा, दो चीज़ों को अलग करने के संबंध में इस से का प्रयोग करेंगे हम। पेड़ से फल गिरा, तो फल जो है पेड़ से गिरा, यानी कि दोनों का सेपरेशन हुआ। यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, पेड़ और फल का क्या हुआ, यहाँ पर अलगाव हुआ, ये एक दूसरे से अलग हुए। तो इस प्रकार से अलग होने के अर्थ में हम अपादान का प्रयोग करेंगे। संबंध में का, के की, रा, रे, री, ना, ने, नी का प्रयोग करेंगे। और अधिकरण में पर, के, ऊपर, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आप लोगों को मिलेंगे वहाँ पर अधिकरण होगा। और जहाँ पर हे, अरे, हाय, शाबाश, ऐसे शब्द आप लोगों को दिखेंगे, ऐसे विभक्तियाँ आप लोगों को दिखेंगी, तो वहाँ पर संबोधन होगा। ये आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से। आप लोग कैसे याद करें, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, के वास्ते, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, के, ऊपर, संबोधन हे, अरे, हाय, शाबाश। तो आप लोगों को इसी क्रम में याद करना है। अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो आपका 1 नंबर है जो कि एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को दे दिया जाएगा ये जो राम ने है ये किस प्रकार का कारक है। राम ने यहाँ पर किस प्रकार का कारक है, तो हम देखेंगे ने कहाँ पर है, देखो ये है ने, पहले में ही हमको दिखाई दिया, और ये क्या हो गया, कर्ता, तो ये बन गया हमारा कर्ता कारक। ये क्या बन गया, कर्ता कारक। अगर हम बात करें रावण को, इसमें कौन सा कारक होगा, तो रावण को आप लोग देखो कहाँ पर आ रहा है, को आ रहा है यहाँ पर कर्म में, और यहाँ पर अपादान, संप्रदान में भी को आ रहा है, संप्रदान में भी को आ रहा है। तो दोनों में से हम कौन सा लगाएंगे, कर्म लगाएं या फिर को लगाएं। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें संप्रदान में मैंने देना भी लिख रखा है, यानी कि जब भी हम किसी को कोई वस्तु देंगे या फिर कुछ भी चीज़ें देंगे तो देना, हम लोग दान कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस को का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा कोई तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर दान देने वाली बात हो नहीं रही, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो रावण को है यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर होगा कर्म कारक।
इसी प्रकार अगर हम बात करें तीर से कहाँ पर लगा है, देखो से, तो कर्ण से, तो यहाँ पर जो तीर से हो गया तो ये कर्ण कारक हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोगों को कारक चिन्ह पूछे जाते हैं और आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न आता है तो इनको आप लोग आसानी से करके आ जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अब हम एक एक करके डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने ये ओवरव्यू देखा, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन है जो कि यहाँ पर देखा। अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे क्योंकि एक एक करके बात करना भी बहुत ज़रूरी है। डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिटेल में हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर आपके एग्जाम में जो भी चीज़ें आएंगी आप लोग उसको आसानी से कर ले जाओगे फिर। और यहाँ पर से जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो जिनमें अपवाद होते हैं तो हम अपवादों को भी देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कर्ता कारक, पहला हम लिखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कौन होता है? कर्ता क्रिया करने वाला, जो भी क्रिया करेगा, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। जो भी वस्तु या फिर जो भी व्यक्ति है, जो भी शब्द है जिससे हमको ये पता चलेगा कि क्रिया कर रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है। जैसे रवि ने पत्थर मारा, तो पत्थर मारा किसने? रवि ने, तो रवि क्या हो गया? एक प्रकार का कर्ता हो गया, ठीक है। तो रवि क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कर्ता। अब हम इसके उदाहरण देखें। अगर उदाहरण, पहला उदाहरण हम लिखेंगे, राम ने खाया, तो आप लोग देख रहे हैं राम ने, तो ये राम ने जो है वो यहाँ पर कौन सा कारक लग रहा है? कर्ता कारक। अगर हम लिखें एक और एग्जाम्पल, राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा? राम ने। तो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, किसने। जब भी किसने का आंसर आप लोगों को मिलेगा तो जो भी यहाँ पर होगा कारक उसी को हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे किसने खाया? राम ने। किसने पढ़ा? राम ने। तो आप लोगों को किसने का आंसर मिल रहा है? किसने। इसका आंसर आप लोगों को मिल रहा है किसने। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वाक्य में आप लोग क्वेश्चन करो, जो भी क्रिया है उसके आगे से किसने लगा दो। ये क्रिया है खाया, खाना से बना है ये, और ये पढ़ा, पढ़ना से बन रखा है। तो इसके आगे आप लोग किसने क्वेश्चन मार्क लगाओ, किसने खाया, किसने पढ़ा, तो राम ने। जहाँ पर भी ऐसे आप लोगों को आंसर मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। और पहचानने का इसका नियम क्या है? ने शब्द आप लोगों को बीच में देखने को मिलेगा, ने शब्द आप लोगों को बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जो ने है वो क्या है? विभक्ति या फिर परसर्ग है। अगर हम और देखें, राम ने रावण को मारा। अब देखो भाई, इसमें यहां पर राम ने है, इसमें तो लग गया हमारा कर्ता कारक, कर्ता कारक। रावण को जहां पर आप लोगों को मिल रहा है वो हो जाएगा कर्म, तो ये कर्म कारक भी हो गया यहां पर, कर्म कारक। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि एक ही वाक्य है जिसमें एक से ज़्यादा कारक भी हो सकते हैं। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपरोक्त वाक्य में कितने कारक हैं, कितने कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कितने विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 कारकों का प्रयोग हो रहा है, कर्ता कारक और कर्म कारक। तो एक ही वाक्य में 1 से 2 कारक भी हो सकते हैं। इस बात को भी आप लोगों को क्या करना है? नोट डाउन करना है, ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल और लिखें हम। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग बड़े ध्यान से देखना। मोहन लिख रहा है, लिख रहा है। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा, मोहन लिख रहा है। तो देखो इसमें आप लोगों से अगर कारक पहचानने के लिए आएगा तो हमको कुछ भी ऐसा संबंध इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि ने, को, से, के द्वारा, के लिए, वास्ते, अलग होने के अर्थ में, या फिर ये भी जितनी भी विभक्ति है इनमें से हमको कोई भी शब्द नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी विभक्ति इसमें नहीं लगी है। तो क्या हम इसमें कारक को पहचान सकते हैं? आप कहेंगे नहीं पहचान सकते हैं। जब नहीं पहचान सकते तो हम कारक बता ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, देखने से नहीं देखना है। मतलब
जो हमको दिखाई दे रहा है उसको नहीं समझना है, हमने इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, डीप में देखना है। मोहन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, ये क्या है? एक प्रकार का वर्तमान में क्रिया हो रही है, ये वर्तमान में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। कोई भी काम हो रहा है जो कि वर्तमान में हो रहा है, मोहन जो है वो लिख रहा है, अभी लिख रहा है। लेकिन अगर हम इसका भूतकाल बनाएंगे, इसका अगर मैं भूतकाल बनाऊं, भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया है, जो बीता हुआ कल है उसके बाद, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोहन ने लिखा, मोहन ने लिखा, तो हमने ये क्या बना दिया? इसका भूतकाल बना दिया दोस्तों। भूतकाल बनाया हमने इसी वाक्य का जो कि वर्तमान में था, इसका भूतकाल बनाया, मोहन ने लिखा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ने आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? अब कर्ता कारक हो गया। क्या कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। एक बात आप लोगों को ये समझ में आई कि यहाँ पर वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो ने लगा है, ये जो ने विभक्ति है, इसका लोप हो जा रहा है। यहाँ पर वर्तमान में ये जो विभक्ति लगाई है हमने, विभक्ति, कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति। इस विभक्ति का यहाँ पर क्या हो गया है? लोप हो गया है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि मोहन लिख रहा है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो हम एक बार इसको चेक करेंगे, इसको पास्ट टेंस बनाने की, भूतकाल बनाने की। जब हम इसको भूतकाल बनाएंगे तो मोहन ने लिखा हो जाएगा और ने हमको यहाँ पर कर्ता कारक में देखने को मिलेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को पहचानना है, बढ़िया तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? देखो, कर्ता के बाद ने लिखा है और या बिना चिन्ह के। तो इसमें आप लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं मिल रहा है, इसलिए कर्ता में कभी आप लोगों को चिन्ह नहीं भी दिखाई देगा, तब भी आप लोगों को समझना है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कर्म में भी बिना चिन्ह का आएगा, उसको अभी जब हम एग्जाम्पल के तरफ से देखेंगे तब उसको समझेंगे। फिलहाल आप लोग ये कर्ता कारक है जो कि इसको समझने की कोशिश करना। अब हमारा ये कर्ता कारक हो गया है, ठीक है, कर्ता कारक हो गया है। हम लोगों ने देखा कि कितने क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं। 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को सीधे सीधे कौन सा कारक है ये भी पूछा जा सकता है, कितने कारक हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। अब हम बात करेंगे कर्म कारक की। दूसरा कौन सा है? कर्म। देखो, अब हम बात करेंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा में अगर हम जाएं, क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं कर्म कारक। परिभाषा में आप लोग ना भी आए, हम सीधे एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। एक एग्जाम्पल को हम देखें, अगर ये है, राम ने रावण को मारा। तो हम लोगों ने देखा है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? को विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द होगा जो कि कर्म कारक होगा? रावण को। रावण को क्या है यहाँ पर? कर्म कारक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पहचानने के लिए कह देगा राम ने रावण को मारा, ये शब्द वाक्य आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कर्म कारक कौन सा होगा। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, राम ने रावण को या मारा। आप लोगों को इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा निम्न में कर्म कारक कौन सा है? राम ने रावण को या फिर मारा। तो आप कहेंगे रावण को। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहचान है इसकी, और पहचान क्या है? जहाँ पर भी विभक्ति को लगेगी उसी को हम कहेंगे कर्म कारक। यहाँ पर हम लोग इस बात को समझना कि देने के अर्थ में कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। राम ने रावण को मारा, कोई देने का अर्थ या फिर दान का अर्थ नहीं आ रहा है ना, तो कर्म कारक होगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझो।
राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या मेरे को कोई विभक्ति दिख रही है? नहीं दिख रही है। हम लोगों ने देखा कि कर्म कारक में तो को विभक्ति होती है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा विभक्ति है जो कि हमको नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये बिना चिन्ह की वाक्य है जिसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी है। इसलिए हमने इसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या लगा हो सकता है। इसमें क्या लगा हो सकता है, इस चीज़ को पहचानना है। तो हम कर्म कारक को पहचान, आप लोग लिखो पहचान। पहचान आप लोग लिखेंगे, पहचान में आप लोग लिखेंगे क्या या फिर किसे। अगर इन दो शब्दों का आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आंसर मिल जाएगा तो आप लोग कहेंगे वहां पर कर्म कारक होगा। और ये क्वेश्चन कहां पर लगाना है हमने? क्रिया से पहले। जैसे कि यहां पर क्रिया कौन सी है? पढ़ना। ये पढ़ता जो है ये पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से तो बना है, ये क्रिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को लगाएं, अगर क्या 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 पढ़ना, पढ़ना का अगर मैं विकारी शब्द देखूं तो विकारी इसमें उपलब्ध करूंगा तो पढ़ा बन जाएगा। क्या पढ़ा? एक क्वेश्चन करो आप लोग, क्या पढ़ा? राम ने क्या पढ़ा? राम ने क्या पढ़ा? तो हमको क्या आंसर मिल रहा है? राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये हमको आंसर मिला। ठीक है। अगर हमको इस क्या लगाने से आंसर नहीं मिलता तो हमको इस किसे से देखना पड़ता। फिर हम यहां पर क्या नहीं लगा के किसे देखते, किसे। तो आप लोग यहां पर देखो, किसे पढ़ा? राम ने किसे पढ़ा? राम ने किसे पढ़ा? राम ने पुस्तक को पढ़ा। तो पुस्तक को पढ़ा, राम ने क्या पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा। राम ने किसे पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा। तो पुस्तक को है जो कि यहाँ पर हमको एक पुस्तक को, ये शब्द हमको देखने को मिला जो कि इसमें छुपा हुआ था, और इस छुपे हुए विभक्ति को हम बोलेंगे कर्म कारक। क्या बोलेंगे? कर्म कारक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कर्म कारक हम कैसे पहचानेंगे। को विभक्ति देखेंगे, जहाँ पर को विभक्ति नहीं लगी होगी, जहाँ पर बिना चिन्ह का होगा, वहाँ पर हम क्या पहचान करेंगे? क्या या किसे। इन दो प्रश्नों को हम करेंगे। अगर इसका आंसर मिलेगा तो हम बोलेंगे यही क्या होगी, वहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे करण कारक। अब हम बात करेंगे तीसरा, करण कारक की। तो करण कारक में विभक्ति जो भी लगेगी उसमें हम बात करेंगे से, के द्वारा या फिर के साथ। ऐसे शब्द जहां पर भी हमको देखने को मिलेंगे से, के द्वारा, के साथ, वहां पर हम कहेंगे करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, उदाहरण, उसने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से बनाया। तो पेंसिल से, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें करण कारक हो जाएगा। आप लोगों से पहचानने के लिए आएगा कि इसमें कौन सा कारक होगा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो हम बोलेंगे करण कारक होगा। और उदाहरण हम देखें, मैं मोहन के द्वारा पत्र भेज दूंगा। देखो, अब मैं मोहन के द्वारा पत्र भेज दूंगा, इसमें क्या लगा है? के द्वारा। ये के द्वारा लगा है इसमें, तो ये के द्वारा क्या हो गया? करण कारक हो गया इसमें। इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे सीमा रोहित के साथ बाजार गई। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो सीमा है वो रोहित के साथ बाजार गई, इसमें के साथ है जो कि लगा है, और ये के साथ कौन सा होगा? करण कारक होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस चीज़ के लिए यहाँ पर रेडी रहना। अब हम बात करेंगे संप्रदान की। चौथे में हम चलते हैं जो कि है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक में क्या होगा, के लिए, के वास्ते या फिर को देने के अर्थ में। इसको अभी हम समझेंगे को देने के अर्थ में, लेकिन आप लोग पहले इसको देखें, के लिए या फिर के वास्ते। के लिए या फिर के वास्ते उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक पढ़ी। अध्यापक ने किसके लिए पुस्तक पढ़ी, छात्रों के लिए। तो यहाँ पर छात्रों के लिए जो ये आएगा इसमें संप्रदान कारक होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि संप्रदान में कौन सा कारक होता है, विभक्ति होती है। तो इसमें के लिए विभक्ति होती है या फिर के वास्ते या फिर को देने के अर्थ में। जैसे हम बात करेंगे को देने के अर्थ में, अगर इसको देखें, ठीक है, राम ने भिक्षुक को भोजन दिया। एक उदाहरण ये देखेंगे हम, दूसरा उदाहरण देखें। और बाबू ने भिखारी को 10 रुपये दिए। ठीक है, ये दो वाक्य हैं जो कि आप लोगों को समझना है। इसमें क्या लिखा है देखो, राम ने, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें विभक्ति कौन सी है, तो राम ने। तो राम ने क्या है, कर्ता कारक है, तो राम ने तो हो गया कर्ता कारक। अगर हम बात करेंगे भिक्षुक को, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कर्म लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा भिक्षुक को में कौन सा कारक है, तो आप लोग आंसर करेंगे कर्म कारक। क्यों? क्योंकि कर्म कारक हमने पढ़ रखा है कर्म को। तो यहाँ पर आप लोग गलत ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि संप्रदान में एक अपवाद जो होता है वो को होता है, जिसका अर्थ होता है देने के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है या दान कर रहा है, उस शब्द में, उस संबंध में अगर यहाँ पर को शब्द का प्रयोग होगा तो हम उसको कहेंगे संप्रदान कारक। तो ये भिक्षुक को जो बनेगा, भिक्षुक को, तो ये कौन सा कारक बनेगा यहाँ पर, संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि भोजन दिया हमने, किसको दिया, भिक्षुक को दिया। राम ने भोजन दिया भिक्षुक को, तो देने का अर्थ में बन गया यहाँ पर दान दिया या फिर देने के अर्थ में बन गया ये को। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण जैसे है, बाबू ने भिखारी को, ये बाबू ने क्या बना, बाबू ने तो कर्ता कारक बन गया यहाँ पर। लेकिन अगर हम भिखारी को बात करेंगे, इसने 10 रुपये दिए, तो 10 रुपये दिए, दान दिया। जहाँ पर भी दान देने की बात करेंगे वहाँ पर ये भिखारी को जो शब्द है इसमें कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जो संप्रदान कारक है, अगर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप अब इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपादान कारक की। अपादान कारक, अपादान कारक अपादान कारक में हम लोग यहाँ पर देखें, अगर से जो शब्द है वो हमको देखने को मिलेगा, से विभक्ति हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें हमको क्या मिलेगा, से विभक्ति। और ये जो से विभक्ति है हमको यहाँ पर भी तो दिख रही है करण से, तो क्या यहाँ पर हम करण विभक्ति लगा देंगे क्या आंसर में? क्योंकि यहाँ पर हमको दो जगह से मिल रहा है, एक तो करण और एक अपादान। लेकिन अगर हम अपादान की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें हमको ध्यान में रखना है अलगाव। अलगाव यानी कि अलग होने के अर्थ में जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी,
जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, ये एक उदाहरण हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि हिमालय से इसमें कौन सा कारक होगा, तो बहुत से बच्चे इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर हिमालय से है, ओके हिमालय से है तो हम यहाँ पर सीधे से करण लगा देते हैं, करण कारक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको इस वाक्य को समझना है, इस वाक्य के अर्थ पर जाना है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकल रही है? यह है हिमालय, यह है हिमालय, ठीक है, ये हिमालय पर्वत हो गया। हिमालय पर्वत से नीचे से ये क्या निकल रही है? गंगा निकल रही है इस तरीके से। तो गंगा नदी निकली, तो गंगा नदी जब यहाँ पर से निकली तो इससे अलग तो हो रही है, इससे क्या हो रही है? अलग हो रही है। किससे? हिमालय से। जब भी अलगाव होगा, जब भी एक दूसरे के विपरीत में जाएंगे लोग या फिर वस्तुएं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अलगाव हो रही होगी, वहाँ पर हम कहेंगे अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर जो हिमालय से है इसमें कौन सा कारक लगेगा? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर समझ में आ गया है, तो हम करेंगे इसको अपादान कारक। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। मोहन छत से कूद पड़ा, तो कूद पड़ा। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर से लगा है, छत से, तो से लगा है तो करण देखेंगे हम सबसे पहले। तो करण आप लोगों ने नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? पहले पूरे वाक्य को पढ़ देना है। ये जो मोहन है, ये मोहन, ये घर है, ये घर है, इसकी छत हो गई है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मोहन है, और ये यहाँ से कूदेगा तो नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो पहले ये छत पर था, अब छत से ये नीचे आ गया है, तो अलगाव हुआ, एक दूसरे से ये विपरीत ओर जा रहे हैं, यानी कि ये छत से इसका क्या हो गया? अलगाव हो गया, अलग हो गया ये छत से। तो यहाँ पर जब भी ऐसे शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर अलगाव वाली बातें होंगी, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? वहाँ पर हम कहेंगे अपादान कारक। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मेरा घर यहाँ से दूर है, तो यहाँ से मेरा घर क्या है? दूर है, एक अलग होने की स्थिति में यह बात कर रहा है, तो अपादान कारक होगा। तो अपादान तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे संबंध। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है, और टॉपिक बड़ा है, इस टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कोऑपरेट करने की कोशिश करना। हम बात करेंगे संबंध कारक। संबंध, तो संबंध की अगर हम बात करें, संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन। संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन किसका? रिलेशन किसका? संज्ञा या फिर सर्वनाम का। संज्ञा या फिर सर्वनाम का किसके साथ? क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ जो भी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध होगा, और उन संबंधों को प्रकट करने वाले जो भी शब्द होंगे, उनको हम कहेंगे संबंध कारक। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से, राम मोहन का मित्र है, ये हमारे पास एक उदाहरण है। तो संबंध में हम लोगों ने क्या चेक करना है? का के की आना चाहिए किसी के अंत में, रा रे री आना चाहिए, ना ने नी आना चाहिए। का के की, रा रे री, ना ने नी, अगर ऐसे शब्द आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलेंगे तो हम वहां पर संबंध कारक बताएंगे। कैसे? देखो, राम मोहन का मित्र है, तो राम का मोहन से संबंध किसने बताया? अगर हम इस का को ना लगाएं, राम मोहन मित्र है, राम मोहन मित्र है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर का लगा दूंगा तो हमको अर्थपूर्ण वाक्य मिलने को देख रहा है। और राम क्या है? मोहन का। किसका? मोहन का। तो यहाँ पर मोहन का जो शब्द है वो क्या बता रहा है? संबंध कारक बता रहा है। संबंध कारक।
एक एग्जाम्पल और देखेंगे अगर हम, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो यहां पर हम लोगों को कोई भी ऐसा शब्द नहीं देखने को मिल रहा है, काके की, रारेरी, ना ने नी, ऐसे शब्द हमको क्या बीच में देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर अलग से नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे तो ये किसकी, ये जो किसकी है इसमें पीछे से की लगा तो है, इस किसकी में पीछे से क्या लगा है, की लगा है। तो ये जहां पर भी की लगेगा वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये संबंध कारक होगा। तो ये पुस्तक किसकी है, संबंध बताने के लिए बात कर रहा है। पुस्तक किसकी है तो हमको संबंध बताना है, किसी से तो संबंध बताना होगा इस पुस्तक का। तो वहां पर जहां पर भी संबंध की बात होगी वहां पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। आप लोगों से इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें संबंध कारक क्या है, तो आप कहेंगे इसमें किसकी है जो कि संबंध कारक है। अगर हाँ आप लोग बोलेंगे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर जो ये मेरी है इसमें पीछे से री लगा, और री लगा तो ये संबंध बता रही है किसका, पुस्तक का मेरे से। तो यह पुस्तक जो है वो मेरी है, इस पुस्तक का मेरे साथ संबंध बता रहा है। तो ऐसे शब्द जहां पर भी आप लोगों को मिलेंगे वहां पर कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक, ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक को अब हम पढ़ते हैं। अधिकरण में क्या होता है, देखो यहां पर में, पर, के ऊपर, में, पर या फिर के ऊपर ऐसे शब्द आप लोगों को जहां पर भी मिलेंगे तो वहां पर हम कहेंगे अधिकरण कारक होगा। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण से, पुस्तक मेज के ऊपर है, पुस्तक कहां पर है, मेज के ऊपर। तो आप लोग देख रहे हैं कि पुस्तक का संबंध कहां पर बन रहा है, पुस्तक का संबंध बन रहा है इस मेज के साथ, और उसके ऊपर से ये रखी गई है पुस्तक। तो मेज के ऊपर ये जो के ऊपर है वो अधिकरण में आएगा, अधिकरण कारक यहाँ पर होगा, और के ऊपर है जो कि यहाँ पर विभक्ति लगी है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम समझेंगे इसमें, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ये देखो चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठी है, कहाँ पर, पेड़ पर। तो पेड़ पर जो हो गया वो अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर, अधिकरण कारक। और विभक्ति कौन सी लग रही है यहाँ पर है, जो कि विभक्ति यहाँ पर लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे। अब हम बात करेंगे अंतिम, जो कि है संबोधन। अंतिम है संबोधन। संबोधन, संबोधन में आप लोगों को जहां पर भी ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, हे, अरे, हाय, शाबाश, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहां पर होगा संबोधन कारक, क्योंकि ये संबोधन कर रहे हैं हम। जैसे एग्जाम्पल, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, ऐसा हम बोलते हैं कभी कभी, हे भगवान ये क्या हो गया। या फिर हे राम, ठीक है, ऐसे शब्द। तो ऐसे शब्द आप लोगों को जहां पर भी मिलेंगे वहां पर आप लोग क्या कहेंगे, संबंध संबोधन कारक है, संबोधन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे ये जो कारक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, 8 के 8 कारक। तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा होगा। आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग इनको कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।